Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Batul Zehra, and today in association with MMK Hub Academy, we are going to study the topic of anticholinergic drugs. So let's begin, guys. So in the last lectures, as you have remembered that our central nervous system has been divided into two types, somatic nervous system and autonomic nervous system. और लास्ट क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं कि सिंपैथेटिक डिवीजन और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में क्या डिफरेंस है। तो आज हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, जो रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है, उसको इनहिबिट करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है। Now we are going to talk about the ganglion blocking agents. So now we are going to talk about the neuromuscular blocking agents. Skeletal muscle relaxants act peripherally at neuromuscular junction, and according to their action, they are divided into the following groups: non-depolarizing competitive agents or Curare-like drugs, or depolarizing, hyperdepolarizing agents. तो गाइस बेसिकली हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट में नॉन डिपोलराइजिंग, जो कॉम्पिटिटिव ड्रग्स होती है, और दूसरी डिपोलराइजिंग होती है। इसको हम अभी फ्यूचर स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी शुड बी नोइंग द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ये सारे जितने भी गैंग्लियन ब्लॉकर्स होते हैं जो हम मसल रिलैक्सेंट के तौर पे बेसिकली यूज कर रहे हैं, ये क्वाटरनरी कंपाउंड्स होते हैं। एंड इफ यू रिमेंबर, जो क्वाटरनरी कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, so they cannot be absorbed in GIT, they cannot cross the placental membrane, and they can also not cross the blood-brain barrier. और जब ये इन जगहों पे नहीं जा पाएंगे तो अनचेंज ड्रग जो होगी वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी हमारी यूरिन एंड बाइल यानी कि स्टूल में। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स। कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स को नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स भी कहते हैं, बिकॉज they have the attraction to the same site where the acetylcholine binds. जहां पर हमारा रिसेप्टर पर एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है, वहीं पर ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स ये compete करती हैं एसिटाइलकोलिन के साथ बेसिकली, और ये वहां पर ब्लॉक कर देती हैं, यानी कि ये वहां से बाइंड कर देंगी। असल में हो ये रहा है, इनको इसीलिए नॉन डिपोलराइजिंग कहते हैं, क्योंकि एक दफा ये कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स जब एसिटाइलकोलिन की जगह उसी के रिसेप्टर से बाइंड कर देंगी तो ये कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रही है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन डिपोलराइजिंग। और वो एसिटाइलकोलिन जो मोटर नर्व एंडिंग से रिलीज हुआ था, जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो कोई एंटी पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इस तरह से इनकी एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी होगी। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और जो हमारे पास टाइप्स ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग कॉम्पिटिटिव एजेंट्स हैं उसमें तीन टाइप्स हैं: लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के तौर पे जो सबसे लॉन्गेस्ट एक्टिंग है उसमें हमारे पास है ट्यूबोक्यूरारीन, पेंचुरोनियम, डॉक्साक्यूरियम, पाइप्यूक्यूरियम। और इंटरमीडिएट एक्टिंग में है एट्राक्यूरियम, वेडिक्यूरोनियम, और जो शॉर्टेस्ट एक्टिंग है इट इज लीवाक्यूरियम। Now we're going to talk about the depolarizing block, जिसमें हमारे पास दो ड्रग्स हैं, सक्सामिथोनियम यानी कि सक्सिनाइलकोलिन एंड डीकामिथोनियम। यहाँ पर इनको डीपोलराइजिंग क्यों कहते हैं? Now we're going to study about that because they have an affinity as well as submaximal intrinsic activity at the NM cholinesterase. बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एसिटाइलकोलिन की तरह ही काम कर रही हैं। अगर आपको याद हो इन प्रीवियस स्लाइड, जो कॉम्पिटिटिव थी एसिटाइलकोलिन के साथ कॉम्पीट कर रही थी, उसकी जगह पे बाइंड कर रही थी, लेकिन ये कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर रही है। लेकिन जो डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स हैं ये क्या करते हैं कि ये एसिटाइलकोलिन का जैसा ही काम करेंगे, लेकिन अगर आपको याद हो कि जब हमारा एसिटाइलकोलिन किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो सोडियम चैनल्स को एक्टिवेट करता है। और अगर आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हो कि सोडियम चैनल्स जो हमारे होते हैं उनके दो गेट्स होते हैं, एक्टिवेशन गेट एंड इनएक्टिवेशन गेट, और आपका एक्शन पोटेंशियल सिर्फ तब जनरेट हो सकता है जब दोनों गेट्स ओपन हो। तो हमारे डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं, ये एसिटाइलकोलिन की तरह वहां पर रिसेप्टर से बाइंड कर लेंगे और सोडियम चैनल्स को ओपन कर लेंगे।
तो थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल इनिशियली होगा, दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसिंग ट्विचिंग एंड fasciculations ऑफ द मसल, लेकिन ये इतनी देर तक उसको डीपोलराइज रखेंगे कि इनएक्टिवेशन गेट फिर बंद हो जाएगा और फिर सोडियम चैनल्स हमेशा की तरह जो है वो ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम चैनल्स को थोड़ा रिलैक्सेशन यानी कि डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन भी चाहिए होती है, ताकि उनका इनएक्टिवेशन गेट दोबारा से खुल सके, और फिर जब एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट दोनों साथ खुलेंगे तभी आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी जो ड्रग्स है सक्सेनाल कोलिन, ये इतनी देर तक आपके सोडियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देती हैं कि वो इनएक्टिवेशन स्टेट में ही रह जाता है, जिसकी वजह से इनिशियली जो ट्विचिंग और fasciculation हुई थी, अब ये ड्रग डिसोसिएट नहीं होंगी तो प्रोलॉन्ग्ड पार्शियल डिपोलराइजेशन की वजह से जो सोडियम चैनल्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे और फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा। So over here you can see that depolarizing agents produce dual mechanism, as I've talked before, phase 1 block and phase 2 block. Phase 1 block में ये एसिटाइलकोलिन की तरह ही काम कर रही हैं। यहाँ पर ये fasciculation करा रही है कि इनिशियली जब दोनों गेट्स खुले होंगे सोडियम चैनल के, राइट, सो इट इज रैपिड इन ऑनसेट, रिजल्ट्स फ्रॉम persistent depolarization of muscular end plate and has features of depolarization blockage. तो जब इनिशियली ड्रग बाइंड करेगी तो fasciculations होंगी, मसल्स में ट्विचिंग नजर आएगी, लेकिन फिर उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा फेज 2 ब्लॉकर का। फेज 2 यानी कि पहला एक्शन खत्म होगा, अब दूसरा एक्शन स्टार्ट होगा, अब आपका इनएक्टिवेशन जो स्टेट है उसमें सोडियम चैनल्स ट्रैप हो जाएंगे। तो अब होगी स्लो इन ऑनसेट, रिजल्ट्स फ्रॉम desensitization of the NM receptors to acetylcholine and superficially resembles the block produced by tubocurarine. तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपको परसिस्टेंटली आपका सोडियम चैनल को वो डिपोलराइज करेंगी तो वो एसिटाइलकोलिन से डिसेंसिटाइज हो जाएगा और फिर वो इनएक्टिव स्टेट की वजह से अब फ्लैसिड पैरालिसिस कराएगा। So over here you can see the effects of tubocurarine, which is the competitive or non-depolarizing. जो कॉम्पिटिटिव और नॉन डिपोलराइजिंग है, ये क्या करेंगे स्केलेटल मसल्स में, जब इंट्रावेनस इंजेक्शन हम देते हैं कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स का, तो ये रैपिडली प्रोड्यूस करा देते हैं मसल वीकनेस फॉलोड बाय फ्लैसिड पैरालिसिस, जबकि आपके जो दूसरे वाले थे, if you remember the depolarizing one, ये स्लो इन ऑनसेट होते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव होते हैं ये रैपिडली मसल वीकनेस कराते हैं। और सबसे पहले ये स्मॉल रिस्पॉन्सिव मसल्स जो होती हैं, जैसे आपकी फिंगर की मसल्स हैं, ये एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं, इनको पहले ये पैरालाइज कराता है, उसके बाद आपके हैंड्स, आपके फीट, आर्म्स, लेग, नेक, फेस, और सबसे लास्ट में आपके ट्रंक और इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को, और फिर रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाती है। और जब ये रिकवरी स्टेट में आते हैं तो जो सबसे पहले आपके रिवर्स सीक्वेंस में जो मसल आपकी एक्टिवेट होंगी, दैट इज द डायफ्रैग्मेटिक मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, hence diaphragmatic contraction resumes first. Okay, so tubocurarine along with hypotension and bronchospasm can also cause histamine release from the mast cells, and this does not involve the immune system. बेसिकली क्या हो रहा है कि जो ट्यूबरक्यूलिन है वो आपके हिस्टामिन को भी मास्ट सेल से रिलीज करा रही है। इफ यू रिमेम्बर कि हिस्टामिन सिर्फ एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर मास्ट सेल से निकलता है, लेकिन यहाँ विदाउट एनी इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन ट्यूबरक्यूलिन हिस्टामिन को भी रिलीज कराती है। देन कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो हैं वो एब्डोमिनल थोरेसिक सर्जरी में भी यूज होते हैं, क्योंकि आपको पता है फ्लैसिड पैरालिसिस कब हमें जरूरत होगी, एनेस्थीसिया के तौर पे, राइट, तो सर्जरीज में यूज हो रहा है, इंट्यूबेशन, एंडोस्कोपीज, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स, और सीवियर केसेस ऑफ टेटनस और स्टेटस एपिलेप्टिकस दोनों के अंदर जब बहुत ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो यहाँ पे भी अगर डायजेपाम से कंट्रोल नहीं हो रहा तो हम ट्यूबरक्यूलिन या कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स दे सकते हैं। Now we are going to talk about the effects of succinylcholine, which is a non-competitive या depolarizing one, right, जिनके दो phases होते हैं। So initially they produce fasciculations lasting few seconds before inducing the flaccid paralysis. इनका बस differentiation यही है ट्यूबरक्यूलिन से
कि जो सक्सिनाइलकोलिन होगा ये पहले fasciculation कराएगा, फिर flaccid paralysis कराएगा. But fasciculations are not prominent in well anesthetized patients. And the action of succinylcholine can develop very rapidly. Apnea occurs within 35 to 90 seconds but lasts only for 2 to 5 minutes and recovery is also rapid. और सक्सिनाइलकोलिन जो है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में भी काम करेंगे तो गैंग्लियन ब्लॉक कर देंगे और इनका एंड रिसेप्टर्स पे अगेंस्ट एक्शन होता है तो ये थोड़े से माइल्डली गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन भी कराएंगे. And GID में the ganglionic blocking action of competitive agents may enhance the post-operative paralytic ileus after abdominal operations. तो ये एक बहुत important point. Then succinylcholine is employed for brief procedures क्योंकि आपके ट्यूबोक्यूरिन आपकी लंबी लंबी सर्जरीज में यूज हो रहा है, लेकिन सक्सिनाइलकोलिन का जैसे हमने पढ़ा कि एक्शन जो है बहुत शॉर्ट और रैपिड है, तो हम इसको एंडोट्रैक्टल इंट्यूबेशन, laryngoscopy, bronchoscopy, esophagoस्कोपी, reduction of fractures and dislocation, ये छोटे छोटे प्रोसीजर्स में यूज कर सकते हैं. And succinylcholine is used to avoid convulsions and trauma from the electroconvulsive therapy. Now over here we are going to talk about the tuberculinine versus succinylcholine in CVS system. यानी कि आपके कार्डियोवास्कुलर में क्या हो रहा है कि जो ट्यूबरक्यूलिन है उनकी वजह से सिग्निफिकेंट फॉल हो जाता है ब्लड प्रेशर के अंदर और उसके साथ साथ वो टैकीकार्डिया भी कराते हैं. टैकीकार्डिया क्यों करा रहे हैं? बिकॉज दे आर ब्लॉकिंग दी वेजल गैंग्लियंस, राइट. तो वेगल गैंग्लियंस यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो बेसिकली आपका हार्ट रेट डिक्रीज कराता है. जब उसको ये ब्लॉक कर देगा तो नेचुरली हार्ट रेट बढ़ेगा और टैकीकार्डिया हो जाएगा. लेकिन जो सक्सिनाइलकोलिन है वो इनिशियली तो ब्रेडिकार्डिया कराते हैं ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ वेगल गैंग्लिया, यानी कि ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इनिशियली तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता है कि फिर जब ये आपके सोडियम चैनल्स को ट्रैप कर देता है तो फिर आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का एक्शन रिवर्स हो जाएगा और टैकीकार्डिया होगा, राइज इन ब्लड प्रेशर होगा ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक गैंग्लिया. तो इंडिकेशंस क्या हैं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इज एज एन एडजुवेंट ड्रग टू जनरल एनेस्थीसिया. बेसिकली हम इसको जनरल एनेस्थीसिया के साथ उसका एक्शन इनहेंस करने के लिए देते हैं. Surgical procedures are performed more safely and rapidly. Now we are going to talk about the drug interactions. There is in vitro incompatibility between succinylcholine and thiopental. General anesthetics, aminoglycosides like gentamicin and hypokalemic diuretics potentiate the competitive blockers. Anticholinesterase like galantamine, neostigmine, and aminopyridine reverse the action of competitive neuromuscular blockers. And succinylcholine potentiates malignant hyperthermia produced by halothane. Succinylcholine has not any antagonist. Cell-junction blockers potentiate both depolarizing and non-depolarizing neuromuscular blockers. And the sympathomimetics like adrenaline reduce the competitive block by increasing the acetylcholine release. So basically यहाँ पर जो ड्रग्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और उनको साथ में नहीं लेना चाहिए, तो हम उसको इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं कि सक्सिनाइलकोलिन को जो है कभी भी थायोपेंटल के साथ हम नहीं देंगे. जो हमारी जनरल एनेस्थीसियाज होती हैं उनको हम कभी भी अमाइनोग्लाइकोसाइड्स या फिर हाइपोकैलेमिक डाययूरेटिक्स के साथ नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स का एक्शन और ज्यादा बढ़ा देगी. ओके, तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है. एंड देन एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो है और अमाइनोपायरामाइड ये कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का एक्शन रिवर्स कर देती हैं, तो इनको भी हमें साथ में नहीं देना है वरना देने का कोई फायदा नहीं होगा ब्लॉक का. देन सक्सिनाइलकोलिन जो है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया को और बढ़ा देगी, तो हमें उसके साथ हेलोथेन नहीं देना है क्योंकि हेलोथेन की वजह से बेसिकली मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया होता है. और जब सक्सिनाइलकोलिन देंगे तो और ज्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो पेशेंट के लिए नुकसान भी हो सकता है. ओके, एंड देन we're going to talk about the toxicity of succinylcholine. अब यहाँ पर ये तमाम वो काम करेगी जो आपकी एक sympathetic agonist की टॉक्सिसिटी करती है, like cardiac arrhythmia, prolonged apnea, malignant hyperthermia, which needs treatment with directly acting muscle relaxant like dantrolene. तो dantrolene आप याद रख लें कि जब भी हाइपरथर्मिया, malignant hyperthermia होगा तो उसका एंटीडोट अगर आपको पेशेंट को देना है तो आप इमीडिएटली आईवी में जो इंजेक्शन देंगे दैट वुड बी ऑफ dantrolene. And that's all about the anticholinergics. Thank you so much guys for joining me today.
एंड आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच एवरीवन.